चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम सब। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंध विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था? जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो पहला ऑप्शन है वह 2002 बता रहा है, दूसरा ऑप्शन में 2004, तीसरा ऑप्शन 2003, चौथा ऑप्शन 2005। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि यह आपदा प्रबंध विधेयक क्या है? देखिए, जो प्राकृतिक रूप से जो घटनाएँ होती हैं, उस प्राकृतिक रूप से होने वाली घटनाओं में मानव जाति पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मानव हित के लिए इस संसद में क्या विचार किया गया था? प्राकृतिक रूप से आने वाली आपदाओं से कैसे बचा जा सके और आने वाले भविष्य में जो आपदा रहेंगी, वह मानव हित के लिए कैसे संरक्षण किए जा सकें ताकि उन पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, उन सबको लेकर के एक विधेयक पारित किया गया था, जो संसद में 2005 ईस्वी में इसे पारित किया गया था। सबसे पहले जो है ये हमारे लोकसभा में पारित किया गया था। तो इसका सही जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर द। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? मतलब जनसंख्या विस्फोट किन कारणों से हो सकता है? इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ये बात सही है, ये भी हो सकता है। फिर बा ऑप्शन जो दिया है नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि का कारण कहाँ से हो सकता है? इसका मतलब है ये कहीं न कहीं गलत है। फिर अनियंत्रित जन्म दर। अनियंत्रित जन्म दर मतलब होता है जन्म दर की जो एकदम एक ऐसी सीमा चलती चली जा रही है, जिसका कोई सीमा ही नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब अनियंत्रित है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन कहीं न कहीं सही है। फिर द ऑप्शन की बात किया जाए तो अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि, ये दोनों ऑप्शन हैं। तो आप देख रहे हैं चौथे में हमारे ये दोनों शामिल हैं। इसका मतलब है सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर द सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सुनामी का निर्माण होता है, मतलब सुनामी उत्पन्न होने का क्या कारण हो सकता है? उसमें जो पहला ऑप्शन दिया है पृथ्वी की प्लेट खिसकने से, दूसरा ऑप्शन बा ऑप्शन दिया है चट्टानों के टूटने से, सा ऑप्शन दिया है वैश्विक उष्मा से, अद्दा ऑप्शन दिया है पृथ्वी के नीचे खिंचाव और खिंचाव की हलचल से। तो ध्यान दीजिएगा, सुनामी जो होती है ये समुद्र में उठने वाली एक बहुत बड़ी लहर होती है। और लहर किसी एक बड़े जल का एक मंडल में बहुत बड़ी लहर तब उत्पन्न हो सकती है जब जल से कोई चीज़ बहुत तेज़ी से टकराता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं चट्टानों के टूटने से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टूटने से वहाँ उतनी ज़्यादा लहर उत्पन्न नहीं होगी। फिर अगर पृथ्वी पर प्लेट के खिसकने से, हाँ, प्लेट जो होती हैं, पृथ्वी की जो प्लेट होती हैं, ये स्तर बाय स्तर है, एक लेयर बाय लेयर बनाई रहती हैं। तो ये परतें जब एक-दूसरे से ऊपर खिसकती हैं, तो इससे पानी पर एक दबाव, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से समुद्र में बहुत तेज़ी से जल की एक प्रपात, एक बहुत बड़ी लहर उठती है, जिसे हम लोग सुनामी नाम देते हैं। इसका जो सही जवाब होगा, वह होगा अ, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने के कारण ही सुनामी का मुख्य रूप से निर्माण होता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिंचाव से भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये सुनामी का बहुत बड़ा कारण नहीं बनते हैं। ज्वार-भाटा आप लोग नाम सुने हैं ना? ज्वार-भाटा तो एक गुरुत्वाकर्षण का विशेष रीज़न है और सब भी इसके बारे में चर्चा होगी तो विस्तृत और लघु में इस पे चर्चा करते रहेंगे हम। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, अम्ल होते हैं, अम्ल का मतलब होता है जिसमें ये चैन पाए जाते हैं और अम्ल अगर जिसमें ये चैन पाए जा रहे हैं, तो वह अम्ल रहेंगे, स्वाभाविक है। एक आधुनिक अवधारणा के अनुसार ये सबसे बेस्ट है कि जिसमें ये चैन पाए जाएँगे, वह अम्ल रहेंगे। लेकिन यहाँ अम्ल में कह रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते हैं, उनको स्पेशली क्या कहा जाएगा? देखिए, अगर ऑक्सीजन है तो उसे ऑक्साइड अम्ल के नाम से जानते हैं या ऑक्सी अम्ल के नाम से जानते हैं। अगर सल्फर है तो सल्फाइड अम्ल के नाम से जानते हैं और अगर हाइड्रोजन है तो स्वाभाविक है हाइड्राइड अम्ल के नाम से ही तो जानेंगे। तो 100% है, ध्यान दीजिएगा,
जैसे हम बात करें एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 की बात किया जाए, य इसके बाद HCS H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड एक सल्फर वाला अम्ल है, ये ऑक्सीजन से युक्त अम्ल है, और भी ऑक्सीजन से युक्त अम्ल बहुत सारे हैं। ये यहाँ पर देखेंगे केवल हाइड्राइड आयन बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन अम्लों में ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते हैं, वह और कोई अम्ल नहीं, वह हाइड्राइड अम्ल कहलाते हैं। उनका शुद्ध नाम है हाइड्राइड अम्ल। यहाँ पर लिखा है हाइड्रेसिड, हाइड्रेसिड का मतलब शुद्ध वर्ड है हाइड्राइड अम्ल, हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धन आयन व एक ही प्रकार के ऋण आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कहने का मतलब एक लवण है और उसको जब जल में हम डालते हैं और तो जल में जा कर के वो टूटते हैं, तो एक ही प्लस और एक ही माइनस बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्लस और बहुत सारे माइनस। बहुत सारे प्लस माइनस का मतलब होता है कई अलग-अलग प्रकार के प्लस और माइनस नहीं बनते हैं। सब एक जैसे ही प्रकार के प्लस और माइनस बनते हैं, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर जैसे सोडियम का आयन है तो बहुत सारे सोडियम आयन बनाएँगे। ऐसा नहीं कि सोडियम है तो उसमें मैग्नीशियम आयन भी पाए जाएँगे। तो इसलिए इसमें कह रहा है कि एक ही प्रकार के आयन, एक ही प्रकार के आयन रहेंगे लेकिन बहुत सारे रहेंगे। तो अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम अगर लवण में सबसे बढ़िया लवण आपका उदाहरण के तौर पे सोडियम क्लोराइड ले लिया जाए। सोडियम क्लोराइड को अगर हम लेकर बात करें तो ये जल में टूटता है तो सोडियम 1 प्लस और Cl1 माइनस बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम टूट करके 1 प्लस 1 माइनस बना रहा है, मतलब ये जलीय विलयन में एक ही धनायन बना रहा है और एक ही प्रकार का ऋणायन बना रहा है। इसका मतलब है कि इस कथन के अंतर्गत ये बेस्ट हो सकता है। तो इसमें कह रहा है ये कौन-सा है? ये सामान्य लवण हो सकते हैं, बेसिक लवण हो सकते हैं, अम्लीय लवण हो सकते हैं या द्विक लवण हो सकते हैं। तो यह एक सामान्य लवण के अंतर्गत आते हैं। सामान्य लवण की एक सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह जल में टूटने के बाद एक ही प्लस एक ही माइनस बनाते हैं और ये बहुत जल्दी ही, बहुत कम समय में, एक अल्प समय में जल्दी से टूट करके ये अपने धनायन और ऋणायन में बढ़ जाते हैं। और भी चर्चा होगी, और भी जो प्रश्न होगा इससे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न है, डाउट है तो वो सब आप साझा कर सकते हैं। तब तक हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है अगला जो प्रश्न है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके अंदर एक क्वेश्चन बन रहा है कि यह एक अम्ल है, फिर हमसे पूछा जा रहा है क्षारकता। तो आप हमेशा याद रखिएगा, एक अम्ल अम्ल तब होता है जब वह अम्लीय प्रवृत्ति को ज़्यादा प्रदर्शित करता है, और एक क्षार क्षार तब होता है जब उसके पास क्षारीय प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं न कहीं अगर अम्ल है तो उसके अंदर क्षारीयता का गुण भी हो सकता है। लेकिन क्षारीयता का गुण कितना है ये भी मायने रखता है। तो अगर एसिटिक अम्ल, देखिए एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जिसका फ़ॉर्मूला होता है CH3COOH, इसको हम लोग सिरका के नाम से भी जानते हैं। तो इससे हमसे कह रहा है कि इसका क्षारकता कितनी हो सकती है। जो लोग प्रबल अम्ल होते हैं ना, वो उनकी एक सबसे, देखिए अम्ल में भी एक प्रबल अम्ल होते हैं, एक दुर्बल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल को लेकर के हम विस्तृत और लघु में चर्चा विस्तार से करेंगे इसके बारे में। अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेवल पर ही क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह 1 होगा। इसके 3, 2, 4, जैसे-जैसे क्षारकता बढ़ती है ना, तो उसके अम्लीय प्रवृत्ति धीरे-धीरे घटने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं अम्ल का अम्लीय गुण होना उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है? एकदम स्पष्ट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आप एक झटके में ही बता सकते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन कॉमन भी होते हैं, थोड़ा-सा पर्यावरणीय होते हैं, तो आप जानते हैं पर्यावरण से संबंधित है। दूसरी बात, एक जीके जीएस के रूप में भी आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। अगर निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है? धुआँ, ऑक्सीजन, बम का विस्फोट, वाहित मल। देखिए जब भी जल प्रदूषण की बात आती है ना, तो यहाँ धुआँ, जल-उल का कोई संबंध होता ही नहीं है। प्र जल प्रदूषण तब हो सकता है जो जल में घुल सकता है,
जो आसानी से जल में मिल सकते हैं। तो इसमें अगर बात की जाए तो धुआँ तो जल में घुल नहीं सकता, ऑक्सीजन तो घुल सकता है, तो अगर जल में ऑक्सीजन घुले तो और अच्छी बात है जीव-जंतुओं के लिए, अर्थात जलीय जीवों के लिए। बम विस्फोट से भी होता है जल प्रदूषण, उसमें रेडिएशन होता है तो स्वाभाविक है जल को प्रभावित करेगा। बट जल प्रदूषण का यहाँ पर इसका बम का भी बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं होता है। तो इसका सबसे बढ़िया बेस्ट जो उपाय है, क्योंकि बम विस्फोट होता है तो वो 100% केवल जल को ही प्रदूषित नहीं करता, वो और भी एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। इसका मतलब है ये सही ऑप्शन नहीं होगा। आपके स्पष्ट नज़रिए से देखें तो द ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि वाहित मल की बात कर रहा है। वाहित मल का मतलब होता है अपशिष्ट मल-मूत्र की बात हो रही है, फैक्ट्री से निकलने वाले जो कचड़े अपशिष्ट अवयव होते हैं उन सब की भी बात हो रही है। ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं वाहित मल ही ऐसा है जो जल में घुल सकता है और जल के अवयवों को पूरी तरह से नष्ट करके अर्थात उसे दूषित करने का कार्य करता है। तो आपके लिए सबसे सही ऑप्शन होगा वाहित मल। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, वह प्रश्न है वायु प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है? देखिए, एकदम सेम टू सेम दोनों क्वेश्चन मैच कर रहे हैं एक-दूसरे से। अंतर है वहाँ जल प्रदूषण था, यहाँ वायु प्रदूषण है। यहाँ वायु प्रदूषण की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि उससे संबंध है इसका जो वायु में घुल सकते हैं, जो वायु में आसानी से मर्ज हो सकते हैं। तो बात किया जाए तो कूड़े का जलाना, कूड़े को जलाएँगे धुआँ निकलेगा तो स्वाभाविक हमारा वायु दूषित होगा, क्योंकि जलाने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब गैसें निकलती हैं जो वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। चलिए जो ऑप्शन है आग लगना, स्वाभाविक है आग जब लगाएँगे तो उसमें से जो धुआँ निकलेगा वह कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, वो भी तो वायु प्रदूषित करने का ही कार्य करेंगे। ड ऑप्शन जो है सॉरी स ऑप्शन जो है मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआँ, इसका मतलब ये तीनों के तीनों ये सही है। ये एक वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारक हो सकते हैं। और द ऑप्शन दिया है ये सभी, इसका मतलब है ये तीनों के तीनों कारण सही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके लिए सही जवाब जो होगा, वो होगा ये सभी। मतलब वायु प्रदूषण कूड़े को जलाने से, आग लगाने से भी, मोटर के निकलने वाले धुएँ से भी सभी प्रकार से हो सकता है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? देखिए उत्तोलक को लेकर के कई प्रकार के प्रथम, द्वितीय, तृतीय उत्तोलक को लेकर बार-बार क्वेश्चन आते रहते हैं। बार-बार पीछे भी आप लोगों ने देखा कई प्रश्न आए थे। तो उत्तोलक की जब भी बात की जाए तो मैंने बताया था कि उत्तोलक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉरी प्रक्रिया नहीं कह सकते हैं। उत्तोलक ऐसा माध्यम होते हैं जिस माध्यम के द्वारा हम किसी एक टेढ़े-मेढ़े या सीधे रॉड के द्वारा हम किसी भी भारी वस्तु को आसानी से उसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। उसको कहीं न कहीं विस्थापित कर सकते हैं, उनके कार्य प्रणाली में सरलता प्रदान करते हैं। तो वही सब हमारे उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक क्या? उत्तोलक को लेकर के हम बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में अच्छे से, विस्तार से उत्तोलक क्या होता है, फिर इसमें बल कहाँ लगता है, आलंब कहाँ होता है, इन सब के बारे में चर्चा होगी स्पष्ट। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है बोतल खोलने वाला यंत्र, दूसरा दिया है पंजेदार हथौड़ी, सा ऑप्शन दिया है कैंची, द ऑप्शन दिया है ब्रेड काटने वाला चाकू। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा द्वितीयक उत्तोलक के अंतर्गत उनकी बात की जाती है जिसमें छड़ के एक सिरे पे बल लगता है, दूसरे सिरे पर हम लोग आलंब को रखते हैं। तो आप देख सकते हैं बोतल खोलने वाले जो जो संयंत्र होते हैं, पेप्सी का ढक्कन-वक्कन खोलने वाले रॉड को तो आप देखे ही होंगे। एक छेद होता है, उसमें छेद में लगा कर के लोग ऊपर की तरफ झटका देते हैं तो वो खुल जाता है। तो इसका मतलब है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का जो सबसे बेस्ट उदाहरण होगा, वह आपका होगा बोतल खोलने वाला संयंत्र। चलिए तब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अम्ल व क्षार की प्रबलता निर्भर करती है। अम्ल और क्षार की प्रबलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? जो ऑप्शन दिया है वह दिया है आपका आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर दिया है, फिर अणुभार पर दिया है और तुल्यांकी भार पर दिया है। इन 4 चीज़ों में से कौन-सा ऐसा माध्यम है जिस पर आप कह सकते हैं कि अम्ल या क्षार प्रबल है कि दुर्बल है? कैसे हम अनुमान लगाएँगे? तो ध्यान दीजिए अम्ल की एक ख़ासियत है, अम्ल हो या क्षार हो, उनकी एक ख़ासियत होती है कि जल में जाकर ये बहुत जल्दी टूटते हैं और टूटेंगे तो अपना प्लस और माइनस बनाएँगे। और इसके लिए अगर आप बेस्ट उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप एचसीएल को ले लीजिए। एचसीएल जल में जाएगा,
जल में जाते ही ये टूटेगा और H1+ और Cl1- बनाएगा। फिर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखें, तो ये भी जल में जाएगा, टूटेगा तो सोडियम 1+ और OH1- बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लोग प्लस और माइनस बनाते हैं, तो इसका मतलब आयनन बनाएँगे स्वाभाविक। लेकिन आयनन की मात्रा क्वथनांक पर तो डिपेंड करता है नहीं, किसी को हम गर्म कर दे रहे हैं, कोई किसी का क्वथनांक 100 है, किसी का 70 है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब है ऑप्शन सही 100% गलत है। भार से भी उसका कोई संबंध नहीं, तुल्यांकी भार से भी इसका संबंध नहीं है। और आप जानते हैं पहला ऑप्शन जो दे रहा है वो आयनन से बता रहा है, आयनन बन रहा है इसमें। क्योंकि जो अम्ल जितने ज़्यादा आयन बनाएगा वो उतने प्रबल है, जितने कम बनाएगा वो उतने दुर्बल है। इसका मतलब है प्रबलता जो है आयनन पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल या क्षार वह हैं जो जल में अस्थायी होते हैं। ऑप्शन ने जो दिया है, दूसरा दिया है जिसका अणु भार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित होते हों, जिसका क्वथनांक अधिक हो। अभी हमने चर्चा की है पीछे ही प्रश्न में कि अम्ल की एक सबसे बड़ी खासियत है कि जल में जाकर के ये टूट करके बहुत जल्दी अपना प्लस और माइनस बनाते हैं। तो 100% है, प्लस और माइनस बनाएँगे तो यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया है जल में अस्थायी होना, वो अस्थायी हो ही नहीं सकते, वो टूटेंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा जो दिया है जिसका अणुभार जिसका अणुभार क्या हो जाता है अधिक हो, ये भी गलत है। इसका कोई भी संबंध अणुभार से इसमें कोई संबंध नहीं होता है। बट अम्ल और क्षार हमेशा टूटने वाली प्रवृत्ति को शो करते हैं, अगर जल के संपर्क में जाते हैं तो। फिर जो जल में अधिक आयनित होते हैं, ये बात सही है। परफेक्ट आप खुद सोचिए, मैंने कहा ना कि जल में जाकर के बहुत जल्दी ये टूटने का प्रयास करते हैं या टूटते भी हैं। बस अंतर यह है कुछ लोग बहुत जल्दी टूटते हैं, कुछ लोग थोड़ा-सा टाइम लेते हैं टूटने में। जो जल्दी टूटते हैं वो प्रबल, जो जल्दी नहीं टूटते हैं वो दुर्बल अम्ल हो जाते हैं। फिर द ऑप्शन जो दिया है जिसका क्वथनांक अधिक होता है, क्वथनांक मैंने बताया पीछे भी ऑप्शन था क्वथनांक का, तो इसका भी कोई संपर्क नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए सही जवाब होगा सा, जो जल में अधिक आयनित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसंयोजक बंध बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन दाता की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दाता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देने वाला, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और धातुएँ जितने भी होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग ही करते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्राही की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं, जितने आधातु होते हैं वह स्पेशली इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। आपको एक बहुत कम समय में एक छोटा-सा टॉपिक बताना चाहेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, जिनके वाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह सब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन का वह त्याग करेंगे, जिनके वाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है। जिनके बाह्य कोश में 4 है, वह दोनों कर सकते हैं। वह समय आने पर इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकते हैं और समय आने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके वाह्यतम कोश में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोग स्पेशली इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इनमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो अब इतने से अनुमान आप लगा सकते हैं कि कौन-सा तत्व ग्राही है, कौन-सा दाता है, इलेक्ट्रॉन दाता कौन है, इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है। तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन दाता की बात किया जाए तो हमेशा याद रखिएगा, जो धातु होंगे वह स्पेशल इलेक्ट्रॉन दाता ही होंगे, जो अधातु होंगे वह इलेक्ट्रॉन ग्राही ही होंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं। अब कह रहा है कि अगर इनके मध्य उपसंयोजक बंध बन उपसंयोजक बंध बनने की प्रक्रिया है, तो वह कौन-सी प्रक्रिया कहलाएगी? जल अपघटन, यहाँ बंध बनने की बात हो रही है। जल अपघटन की बात किया जाए तो जल में जाकर जो टूटते हैं, वो जल अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। इसका मतलब ऑप्शन तो 100% गलत हो गया। चलिए आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरे ऑप्शन दिया है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए उदासीनीकरण का मतलब होता है जब अम्ल और क्षार रासायनिक अपक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण की अपक्रिया। समझ रहे हैं? चलिए अगला जो ऑप्शन है वह दिया है सा आयनन। आयनन की बात करें, आयनन आयनन का मतलब जो जल में जाकर के प्लस और माइनस बनाते हैं, वह आयनन ही बनाते हैं। और इसके बाद अगला जो है वह दिया है अपघटन।
ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कुछ लोगों का कहना है कि उदासीनीकरण की ही अपक्रिया कहलाएगी। क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन दाता है वो प्लस वाला और एक ठे इलेक्ट्रॉन ग्राही वाला है माइनस वाला। तो एक दाता, एक ग्राही, एक मतलब एक प्लस और एक माइनस आपस में जब भी रासायनिक अपक्रिया करते हैं, तो ये रासायनिक अपक्रिया करके हमेशा अपने आप को उदासीन ही करते हैं। तो उदासीन करने के बाद ये लोग अपने आप को अस्थायी कर लेते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है, हाँ, कुछ लोगों का ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना यह है कि उदासीनीकरण की अपक्रिया है, लेकिन आप बार-बार हम बता रहे हैं ना कि उदासीनीकरण की अपक्रिया का मतलब है जिसमें अम्ल और क्षार रासायनिक अपक्रिया करते हैं। सर है ना? यहाँ बंधन बनने की प्रक्रिया कौन-सा आयनन ये कौन-सी प्रक्रिया कहलाती है? तो ये आयनन प्रक्रिया कहलाएगी। सर है ना? इसके लिए जो सही जवाब जाएगा वह आयनन ही जाएगा। ठीक है? अब अगला जो ऑप्शन है, सॉरी, अगला जो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा वह है उदासीनीकरण की उदासीनीकरण की क्रिया में क्या होता है? अब उदासीनीकरण की क्रिया में क्या होता है? यही पीछे अभी वही क्वेश्चन था, मैंने आपको अभी जस्ट ध्यान दीजिए, एक बार हम और पीछे आ रहे हैं। पीछे देखिए उदासीनीकरण की बात हो रही थी ना? मैंने कहा उदासीनीकरण स्पेशली अम्ल और क्षार के बीच में रासायनिक क्रिया है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो अम्ल और क्षार के बीच में रासायनिक अपक्रिया होगी तब वह उदासीनीकरण की अपक्रिया होगी। लेकिन जब एक प्लस और एक माइनस के बीच में जब रासायनिक अपक्रिया की बात होती है ना, तो वह कहीं न कहीं वह आयनन अपक्रिया हो गई। वह आयनिक अपक्रिया हो गई। आयनन अपक्रिया या आयनिक अपक्रिया कहलाती है। समझ रहे हैं ना? इस बात को याद रखिएगा। इसको एक और नाम से जानते हैं, वैद्युत संयोजक आबंध। इसे वैद्युत संयोजक आबंध के माध्यम से वैद्युत संयोजन की भी क्रिया कहलाती है। ये भी याद रखिएगा। चलिए छोड़िए इसको, अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न वो वही है हमारा, उदासीनीकरण की क्रिया में क्या होता है? अम्ल बनता है, क्षार बनता है, क्षारक बनता है, क्षार बनता है, लवण व जल बनता है। तो मैंने बताया आपको कि उदासीनीकरण वह क्रिया होती है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार रासायनिक अपक्रिया करते हैं तो एक लवण और एक जल बनता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है आपका स्पष्ट हो रहा है। कौन-सा सही होगा? ऑप्शन नंबर द सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का, कह रहा है घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं। कौन-सा संग्रहण? संग्रहण मतलब होता है उसे कौन-सी प्रकार की ऊर्जा दी जा रही है? कैसी ऊर्जा दी जा रही है? संग्रहण मतलब भंडारण करना। अब आप गाड़ी में चाबी लगा रहे हैं, उसे चाबी दे रहे हैं, छोटे बच्चों की जो चाबी होती है, बहुत सारी ऐसे हैं जो चाबी देने के बाद छोड़ने के बाद गति करना शुरू कर देती हैं। तो अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो चाबी देना मतलब एक तरह का आप उसे वह ऊर्जा दे रहे हैं जो जिसके कारण वो बाद में गतिशील हो सके। अब जहाँ गतिशील होने वाली बात आ जाए तो तुरंत आप समझिए कि गतिज ऊर्जा की बात हो रही है। अब घड़ी होती है, आज आज के समय में घड़ी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। पहले की जो घड़ी आती थी ना, उन्हें सेल-वेल की आवश्यकता नहीं होती थी, उन्हें 24 घंटा में एक बार चाबी देना पड़ता था। एक बार चाबी कर दीजिए, इसके बाद वह टाइम रिलेट करते थे, टाइम को वह रीड करते थे। तो इसमें कह रहा है कि चाबी देने में कौन-सी संग्रहण हो रही है, कौन-सी क्रिया हो रही है? तो कह रहा है गतिज ऊर्जा का, फिर दूसरा दिया है गुरुत्वीय त्वरण ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सामर्थ्य ऊर्जा। इस सामर्थ्य सामर्थ्य मतलब शक्ति की बात कर रहा है। शक्ति यहाँ उसको शक्ति नहीं दिया जाए, वहाँ एक तरह से उसको एक ऐसी ऊर्जा देने की कोशिश की जा रही है, गतिज ऊर्जा, जिसकी वजह से वह आगे के वाले समय में गतिशील हो सके। इसका मतलब है घड़ी को चाबी देने का जो संग्रहण है, वो हमारे गतिज ऊर्जा से ही रिलेट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है एलिसा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आज के समय में इस रोग के बारे में सबको जानकारी होना चाहिए। ये रोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जो अक्सर कुछ विशेष अज्ञानता की वजह से हम लोगों में संचरित हो जाते हैं। इन सभी पर काफ़ी विस्तृत वर्णन करना चाहिए, बट हम लोग बहुविकल्पीय अभी प्रश्न देख रहे हैं, तो विस्तृत और लघु में प्रश्न आएँगे तो इन पर हम विस्तार से वर्णन करेंगे, इनके बारे में अच्छे से बताएँगे, कारक भी बताएँगे, किसकी वजह से होते हैं, कैसे ये फैलते हैं, कैसे इनको रोका जा सकता है, सब प्रकार की प्रक्रिया है। इस पे चर्चा अच्छे से होती रहेगी। इसमें कह रहा है एलिसा, एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए? कैंसर में, क्षय रोग में, एड्स में या टाइफाइड में? देखिए ध्यान दीजिएगा, एलिसा जो है, एलिसा एक परीक्षण तकनीक है।
अब परीक्षण की एक विधि है, उसमें हम लोग स्पेशल किसी विशेष रोग की पहचान करते हैं, तो वो पूछ रहा है कौन से रोग की पहचान करते हैं? कैंसर की रोग नहीं हो सकता, क्षय रोग भी नहीं हो सकता, टाइफाइड आप जानते हैं नॉर्मल ही आप लोग करवा लेते हैं, तो इलिशा से उसका कोई संबंध नहीं है। तो स्पष्ट हो रहा है ये एचआईवी से संपर्क है। इलिशा से संबंधित देखिए एड्स जो रोग होते हैं ना, वो एड्स रोग का नाम है और जो एचआईवी है, वह उस रोग को उत्पन्न करने वाले वायरस का नाम है। इन पे भी विस्तार चर्चा होती रहेगी और इससे संबंधित कोई भी डाउट, समस्या होगी तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। लेकिन इन सब पर विस्तार से वर्णन होगा, हम आगे इस पर विस्तार से वर्णन करते रहेंगे लघु विस्तृत में। अब इसको लेकर के ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, चर्चा होती रहेगी। लेकिन इस समय इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब होगा वह एड्स होगा। चलिए अगला, अगला जो प्रश्न है, नाइट्रोजन अणु में होता है, नाइट्रोजन जो अणु होते हैं, नाइट्रोजन गैस, इसकी बात कर रहा है जिसको हम बोलते हैं N2। कह रहा है N2 में क्या होता है? त्रिक आयनिक बंध, एकल सहसंयोजक बंध, द्विक सहसंयोजक बंध, त्रिक सहसंयोजक बंध, कौन सा बंध होता है? तो आपको हम एक बात बता दें, थोड़ा-सा आपके लिए बेहद ज़रूरी बात है। जो रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, उस रासायनिक क्रियाएँ में एक परमाणु दूसरे परमाणु से जब जुड़ते हैं, तो वह एक विशेष प्रकार के बंध से एक-दूसरे से जुड़ते हैं। अब बंध जो होते हैं, वह स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य, जिसे हम लोग कहते हैं प्रबल बंध। देखिए बंध 2 तरह के होते हैं, एक प्रबल और एक दुर्बल। प्रबल में जो आते हैं, वह 3 लोग आते हैं। एक ठे को कहते हैं हम लोग वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत संयोजक, एक को बोलते हैं दूसरे को जिसे हम कहते हैं संयोज सह संयोजक, तीसरे को जिसको हम बोलते हैं, जो कहते हैं उपसहसंयोजक। क्या, रुक जाइए 1 मिनट। वैद्युत संयोजक बंध, दूसरा जो है उसे हम कहते हैं सह संयोजक, तीसरा जो होता है उसे कहते हैं उप सह संयोजक। अब थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, सहसंयोजक बंध भी तो 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि यह बंध 2 परमाणुओं के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों के कारण बन रहा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉनों के कारण बन रहा है तो एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण बन रहा है तो डबल बंध, द्विक सहसंयोजक बंध कहते हैं। 3 इलेक्ट्रॉनों के बीच बनता है तो उसे हम लोग त्रिक बंध के नाम से जानते हैं। ये तो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि हमेशा याद रखिएगा, नाइट्रोजन एक अधातु है और आधातु जब आधातु के साथ जुड़ते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का साझा जब करते हैं तो यह सहसंयोजक बंध ही बनाते हैं। सहसंयोजक दूसरे वाला, और सहसंयोजक बंध 3 प्रकार का, एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध। तो यहाँ ये देखा जाता है कि नाइट्रोजन के आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो नाइट्रोजन के आयतन कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसे अष्टक नियम, ऑक्टा रूल कंप्लीट करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसे स्वाभाविक है 3 इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में कुल कितने लोग भाग ले लिए? 3 लोग। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं नाइट्रोजन अणु में एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 सहसंयोजक बंध बनाता है। और जब 3 सहसंयोजक बनाता है तो त्रिक आयनिक बंध, ये जो बोल रहा है, क्या ऐसे ही त्रिक आयनिक बंध कह रहा है, ये भी याद रखिएगा। फिर दिया है एकल सहसंयोजक बंध, फिर द्विसहसंयोजक बंध, त्रिक सहसंयोजक बंध। आपके लिए जो सही जवाब स्पष्ट हो रहा है, त्रिक सहसंयोजक बंध होता है। त्रिक आयनिक बंध होता ही नहीं है, ये आयनिक बंध होता है। 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के कारण बनता है, लेकिन उसमें प्लस और माइनस बनता है। और नाइट्रोजन में यहाँ प्लस और माइनस नहीं बनता है, तो नाइट्रोजन का यहाँ आयन से कोई संबंध नहीं है दूर-दूर तक। तो इसके लिए सही जो ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन आपका
10 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिए, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, एक फ़ॉर्मूला जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। हमेशा याद रखिएगा, किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, परमाणु क्रमांक। किसी का जितना परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर ही उसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उनके पास उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसको 60 में अगर सिंबल रूप में लिखा जाए तो परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से शो करते हैं, प्रोटॉनों को हम लोग पी से शो करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को हम ई से शो करते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जेड, पी, ई, ये सब तीनों के तीनों आपस में, जेड मतलब परमाणु क्रमांक, पी मतलब प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये सब आपस में बराबर ही होते हैं। ये एक आपको मदद करेगा। दूसरा एक फार्मूला और है, सूत्र है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इन दोनों की संख्या का जब हम योग करते हैं तो वो परमाणु द्रव्यमान बनता है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान को हम ए से शो करते हैं। ए बराबर हो जाएगा पी प्लस एन। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए, प्रश्न में जो दिया है, इसमें परमाणु क्रमांक दिया है। परमाणु क्रमांक मतलब होता है जेड की वैल्यू। और जेड की वैल्यू, अगर जेड की वैल्यू दिया है, जेड की वैल्यू दिया है तो इसका मतलब है कि वह पी की भी वैल्यू दिया है और ई की भी वैल्यू दिया है। और कितना दिया है? 15। दूसरे नंबर पे दिया है परमाणु द्रव्यमान, मतलब ए की वैल्यू। ए की वैल्यू दिया है 40। अब आप इस फार्मूले पे आ जाइए। इस फार्मूले पे आएंगे तो ए का मान दिया है 40, तो 40 लिख दीजिए, इज इक्वल टू पी की वैल्यू दिया है कितना, 15। 15 कर दीजिए, और प्लस एन, तो एन कर दीजिए। अब एन बराबर जब निकालेंगे तो ये 15 इधर आएगा माइनस, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, 40 माइनस 15 कर दिया जाए। 40 माइनस 15 कर दीजिए, तो अब आपको जवाब तो मिल ही गया, कितना आएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसमें आप 40 में से 15 घटा दीजिए, आपको अपने आप पता चल जा रहा है कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अच्छे से ध्यान, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। बस ये दोनों फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जितना किसी का परमाणु क्रमांक होता है उतना उसमें प्रोटॉन भी होते हैं, उसमें उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। फिर इसके बाद किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है वह प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के आपस में बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो सही जवाब क्या होगा इसका? 40 में से 40 में से अगर हम 15 निकाल दे रहे हैं तो कितना है? ऑप्शन क्या दिया है? ये कैसे हो सकता है? 58 कैसे दिया है? ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। इसका अगर जो सही जवाब होगा, आप खुद सोचिए, इसको जब आप घटाएँगे तो यहाँ पर घटाने की बात किया जाए, ये ऑप्शन ही गलत दिया है लगता है।
या टाइपिंग करने वाले ही गलत इसमें चॉइस कर दिए हैं, तभी ऐसा हुआ। अच्छा, अच्छा। ठीक, ठीक है। इसको लेकर डाउट है। ठीक, ठीक है। 25 सही रहेगा उसका सही जवाब। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हम हो गए कि ये दशमलव क्यों दे दिया। ओके, ठीक है। आपका जो सही जवाब होगा वह 25 ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दाएँ निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? फेफड़ा में, त्वचा में, हृदय में, यकृत में? ऑप्शन जो दिया है, देखिए दाहिना जो भाग हमारे हृदय जो होते हैं, हृदय हमारे बाईं तरफ यहाँ पर इस तरफ पाए जाते हैं बाईं तरफ। तो बाईं तरफ हृदय के भाग में अगर बात किया जाए तो दाहिनी तरफ सभी ऑल टोटल अशुद्ध रक्त होते हैं। अब अशुद्ध रक्त हमारे दाहिनी तरफ आएँगे, दाहिनी तरफ आलिंद में आएँगे, आलिंद से निलय में जाते हैं। निलय में जाने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि निलय हुए भाग होते हैं हृदय के जो रक्त को पंप करके कहीं पर भी भेज सकते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। तो आलिंद से निलय में जाता है, निलय से जब वह जाएगा तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन को लेने के लिए उसे डायरेक्ट फेफड़े के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दाहिने निलय से अगर हमारा अशुद्ध रुधिर निकलेगा तो वो डायरेक्ट हमारे फेफड़े के पास जाएगा ताकि वहाँ से वह ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके। तो इसके लिए जो सही जवाब होगा, वह होगा आपका फेफड़ा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन-सी मानवकृत आपदा नहीं है? मानवकृत मतलब मानव के द्वारा। अब देखिए अग्निकांड, फिर बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, फिर भूकंप। अगर आप यहाँ पर देखा जाए अग्निकांड, बम, रेल दुर्घटना ये सब मानवकृत है, मानव के द्वारा रचित है। ये मानव अपने विशेष प्रयोगों के अनुसार अक्सर इन सबको लेकर के इसका सामना करता है। स्वयं के मतलब मानव इसका खुद कारण बन जाता है। तो कहीं न कहीं अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है बट कहीं न कहीं ये एक विशेष प्रकार की आपदा के रूप में सामने आ जाते हैं। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन-सी मानवकृत आपदा नहीं है? मतलब वो मानव के द्वारा रचित ना हो, वो प्राकृतिक रूप से हो। तो वह आप अस्पष्ट है भूकंप, कि मानव के द्वारा कृत्रिम जितनी भी होती हैं ना, उन कब आएँगी, कब नहीं आएँगी, वो कहीं न कहीं मानव उसका ज्ञापन कर सकता है। लेकिन भूकंप का कौन-सा ज्ञापन किया जा सकता है? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 10 सही रहेगा आपके लिए स्पष्ट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा परिवर्तन 2 ही तरह के होते हैं, जैसे गुण 2 तरह के होते हैं, एक रासायनिक गुण और एक भौतिक गुण, वैसे ही परिवर्तन भी 2 तरह के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन एक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिस परिवर्तन में व्यक्ति अपना सॉरी व्यक्ति ही नहीं कोई भी वस्तु या पदार्थ अपना सब कुछ अपने भौतिक गुण को भी अपने रासायनिक गुण को पूर्ण रूप से बदल देता है। जिसके कारण उसका रंग रूप सब कुछ बदल जाता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन हो जो होता है जो कुछ क्षणिक के लिए बदलाव होता है। इसके बाद कुछ समय पश्चात एक वह व्यक्ति या वह वस्तु अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म में अपने ओरिजिनल प्रारूप में आ जाते हैं। तो दूध से दही का बनना एक रासायनिक है क्योंकि दही बन जाएगा, तो उससे दूध थोड़ी ना बनेगा, कंप्लीटली परिवर्तन हो जाएगा ना। गन्ना से रस गन्ने के रस से सिरका का बनना, सिरका बन रहा है तो ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा, सिरका बन गया तो उससे फिर गन्ना थोड़ी बना लेंगे या गन्ने का रस थोड़ी बना पाएँगे, ये भी पूर्ण तरह से परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं है। बल्ब का जलना, कागज़ का जलना, कागज़ जल जाएगा तो फिर उसको हम राख को लेकर कागज़ थोड़ी बनाएँगे, इसका मतलब बल्ब का जलना स्वाभाविक है। लाइट आप देख ही रहे हैं जल रहा है, तो आपके घर में भी लाइट जल रहा है तो उसको आप स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन कर दीजिए तो बल्ब जल रहा है, ऑफ कर दीजिए तो बंद हो जाएगा, इसका मतलब है वो क्षणिक समय के लिए परिवर्तन है। तो आपके लिए सबसे सही जवाब होगा बल्ब का जलना। स्पष्ट है? इन सब बहुत कॉमन प्रश्न हैं, इसको आप अच्छे से जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन-सा है? हाँ, नींबू में। नींबू
की बात की जाए, देखिए प्रश्न ने ये यहाँ नींबू नाम लिया है, लेकिन ये जो है नींबू को लेकर भी क्वेश्चन कर सकता है, फिर टमाटर को लेकर भी कर सकता है, इमली को लेकर भी कर सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पदार्थ का ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर नींबू पूछा है तो परीक्षा में नींबू पूछेगा। तो किसी अन्य भी फल का नाम या किसी अन्य प्रकार की सब्ज़ी-वब्ज़ी का नाम भी ले सकता है। तो है ना? इसमें कह रहा है नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन-सा है? जिसमें सबसे पहला दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा दिया है एसिटिक अम्ल और तीसरा दिया है नाइट्रिक अम्ल और चौथा दिया है साइट्रिक अम्ल। तो चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग कौन-सा जवाब सही होगा? एक बार तो अपना प्रयास ज़रूर करना चाहिए। अपनी मत अपनी जो डाउट है, वो डाउट ठीक है लेकिन अपना प्रश्न का जो सही जवाब होगा एक बार अपना आप खुद प्रस्तुत किया करिए, कि सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक, ठीक। चलिए बताइए नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन-सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब, इसको हम लोग तेजाब भी कहते हैं। अब नींबू में अगर तेजाब पाया जाएगा तो गर्मी के महीने में लोग कितना तेजाब पी जाएँगे। तेजाब पी-पी करके सभी लोग अपने पेट को ठंडा करेंगे। ओके, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो ही नहीं सकता ये स्पष्ट है, आप देख ही रहे हैं। और जो अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहे हैं, अगला जो ऑप्शन है वह एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल आप वैसे भी जानते हैं सिरका में पाया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। नाइट्रिक अम्ल की बात किया जाए, नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल किसी भी बहुत ही कम ही रेयर केस में ये किसी प्रकार के फल या सब्ज़ी में पाए जाते हैं नाइट्रिक अम्ल। हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 की बात कर रहे हैं नाइट्रिक अम्ल। ये बहुत कम ही अवयव ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार के फल या सब्ज़ी में पाए जाते हैं। नहीं तो आपको बता दें, ये सब एक रासायनिक मुख्य रूप से एक रसायन के माध्यम से ही तैयार किए जाने वाले हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल हो ही नहीं सकता एसिटिक अम्ल मतलब सिरका की बात कर रहा है CH3COOH इसे हम लोग सिरका, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल कई नाम से जानते हैं। चलिए छोड़िए उसको जाने दीजिए। तो नींबू में जो पाए जाने वाला जो सही अम्ल ऑप्शन होगा वह होगा साइट्रिक अम्ल। है ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन-सा है? विटामिन डी का। स्पष्ट ध्यान दीजिए विटामिन डी और विटामिन डी देखिए मैं बता दूँ विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत अभी तक प्रेज़ेंट टाइम में हमें मिलता रहता है और मिलेगा भी आगे समय में भी, तो वह सूर्य का प्रकाश ही है। हमें उतना किसी खाद्य पदार्थ से, किसी फल से विटामिन डी नहीं मिल सकता है, जितना हमें सूर्य के प्रकाश से मिल सकता है। तो विटामिन डी का सस्ता इसलिए कह रहा है क्योंकि बहुत सरलता से उपलब्ध है सबके लिए, फ्री में है भाई, जाइए धूप में विटामिन डी जितना लेना है ले लीजिए। और विटामिन डी के कारण हमारी त्वचा में काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण त्वचा रंग बदलने लगते हैं और हमारी त्वचा पीली होने लगती है। इसीलिए ज़्यादा समय तक आप अगर छाया में रह जाते हैं तो आपकी त्वचा पीली होने लगती है। हाँ, गोरे होने लगते हैं। ओके, ठीक है, इसका मतलब है विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत जो होगा, वो होगा आपका सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, धूप सबसे बेस्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरौता में आलंब होता है। सरौता तो देखे ही हैं, सरौता में आलंब कहाँ होता है? कह रहा है किनारे पर होता है, बीच में होता है। आलंब का मतलब क्या होता है? जहाँ पर सरौता देखिए कुछ इस तरह से बना होता है, ऐसे होता है। अब यहाँ पर हम किसी सुपारी को अक्सर लोग सुपारी काटने के लिए ही यूज़ करते हैं। यहाँ सुपारी को रख कर के इसको दबा करके हम लोग काटते हैं। तो इसमें कह रहा है आलम्ब ध्यान दीजिएगा आलम्ब का मतलब क्या होता है? आलम्ब का मतलब जहाँ पर वो रुका रहता है, टिका रहता है। तो आप जानते हैं आप बल यहाँ लगा रहे हैं, टिका ये इस सहारे पे है। अब इस सहारे पे टिका है तो आप अनुमान सीधे स्पष्ट हो रहा है, आलम्ब कहाँ पर उपस्थित है।
सरौते को आप यूज़ भी किए होंगे तो आप अच्छी तरह से भी जान रहे होंगे कि कहाँ पर होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एक साइड पर, एक किनारे पर अगर देखा जाए तो बल लग रहा है, तो एक किनारे पे जो आप देख रहे हैं वो आलम्ब है, टिका हुआ। आलम्ब का मतलब वो सहारे टिकना, रुकना, समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए सही जो ऑप्शन होगा वह किनारे पर होगा। स्पष्ट? हो गई चर्चा? इस पे चर्चा होगी। मैंने बताया ना कि आप आलम्ब को लेकर के, उत्तोलक को लेकर के कोई भी डाउट हो तो प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप किसी भी प्रकार का डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन आपके हर एक डाउट का जितना भी सॉल्यूशन है, वह लघु और विस्तृत में स्पष्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार होता है। ध्यान दीजिए, वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब आलम्ब के बारे में अभी बताए हैं, आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार होता है। उसमें ऑप्शन दिया है हैंड पंप, फिर दिया है चाकू, फिर दिया है ट्राली और ट्राली के बाद दिया है फावड़ा। फावड़ा मतलब खेत में जो खुदाई-वुदाई करने के लिए हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं, उसकी बात हो रही है। तो इसमें कह रहा है कि उसमें से कौन-सा सही जवाब होगा? तो ध्यान दीजिए, आलम्ब वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब और आयाम के मध्य भार होगा। तो भार की जब भी बात की जाती है ना, तो उसमें आप देखिए फावड़े का, अगर हैंड पंप की बात किया जाए, तो एक जगह बल लगा रहे हैं, उसके किनारे वाली साइड पर आलम्ब लग रहा है, तो इसका मतलब हैंड पंप हो ही नहीं सकता। चाकू की बात किया जाए, चाकू पे हम लोग एक साइड बल लगाते हैं, तो बीच में वहाँ पर वस्तु पर हमारा आयाम देखा जा रहा है। ट्राली हो ही नहीं सकती। तो इस स्पष्ट रूप से हमें पता चल रहा है कि इसका सही जवाब जो होगा, वह फावड़ा ही होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, वह है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन? मतलब विद्युत ऊर्जा को एक यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करने वाला जो है, इसमें पहला ऑप्शन दिया है डायनामो, सोलर सेल, विद्युत मोटर और सितारा। ध्यान दीजिएगा, डायनामो एक संयंत्र है जिसमें हम किसी भी प्रकार के यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जैसे जनरेटर हमारा है। और देखा जाए सोलर सेल, तो ये सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और विद्युत मोटर की बात किया जाए, तो विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को एक यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करने का काम करता है, समझ रहे हैं ना? और सितारा जो होता है, यह आपके गतिज ऊर्जा को एक ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। समझ में आया? ये भी एक आप ये यांत्रिक ऊर्जा कहिए, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सही जवाब होगा, यहाँ कह रहा है विद्युत ऊर्जा देखिए इसी में आती है। अब इसी में आएगा तो उसे यांत्रिक ऊर्जा बनाएगा, यांत्रिक ऊर्जा बनाएगा तभी तो वह किसी चीज़ को घुमा सकता है। इसके लिए जो सही जवाब होगा, वो होगा स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या-क्या दिया है ऑप्शन में, जल जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं? नहीं, ये गलत है। इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे भी किए थे, थोड़ा-सा प्रश्न पूछने का तरीका अलग था, इसका मतलब ये गलत है। फिर कह रहा है जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ये बात सही है, अम्ल हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या और भी कुछ कह रहा है? उसे भी देखा जाए। फिर कह रहा है कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ये भी बात सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए, बहुत अम्ल अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न ही नहीं करते हैं, केवल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है तो और कोई नहीं, केवल धातु ही अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं। तो वो तो जल में घुल करके एच आयन देते हैं, एच प्लस आयन बनाते हैं। अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तब वह अम्ल टूट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ये बात सही है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, हाइड्रो आयन बनाते हैं, ये भी बात सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कैसे कोई नहीं हो सकता है? ये दोनों बात तो सही है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए तो ये ऑप्शन सही मान सकते हैं। उपयुक्त में से काहे, क्योंकि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन भी देते हैं ये सब, और इसके बाद देखा जाए तो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन भी देते हैं, ये भी बात सही है। जल यहाँ पर जो ये प्रश्न दिया है मतलब ऑप्शन दिया है, जल से अपक्रिया करके
या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये थोड़ा-सा समस्या का विषय है। क्योंकि धातुएँ ही केवल जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपके लिए जो सही जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो आपके खुद आप एक बार कन्फ्यूज़ तो रहेंगे ही। क्योंकि आप देख रहे हैं उपयुक्त सही भी दिया है, ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट है। उस हिसाब से ये वाला तो कैसे करेक्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि वह केवल धातुएँ ही रासायनिक अभिक्रिया करके ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बढ़िया बेस्ट उदाहरण है कि अम्ल का जो अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले वो कौन-सा आयन बनाते हैं, तो वह एच आयन बनाते हैं। अम्लों की यही सबसे बड़ी ख़ासियत है, क्योंकि वह अम्ल जब जल में जाते हैं तब वह हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, लेकिन जल में जाने के बाद ही तुरंत वो पहले एच आयन देते हैं। तो इसका मतलब है सही जवाब जो होगा, आप मेरे हिसाब से आप मेरे हिसाब से क्या ये 100% सही है, आपके लिए जो सही जवाब होगा वह ये चयन देते हैं, है ना? उपयुक्त करके कुछ लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहेंगे, हाइड्रोनियम आयन भी बनाते हैं, एच आयन भी बनाते हैं, इसका मतलब ये सही होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी नहीं सही है। उपयुक्त करने का मतलब ये भी सही हो जाएगा ना? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, वह है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कुछ विटामिन्स होते हैं, आपके कोर्स में हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं। उन विटामिन्स के बारे में हम लोगों को रासायनिक नाम भी उनका पूछा जाता है और उनके फ़ॉर्मूले भी होते हैं, उनका रासायनिक फ़ॉर्मूला भी होता है, तो लेकिन रासायनिक फ़ॉर्मूले को लेकर उतना ज़्यादा प्रश्न को लेकर लोग नहीं बनाते हैं, जितना ज़्यादा लोग इनके नाम को लेकर के पूछते हैं। इसमें कह रहा है विटामिन का रासायनिक सॉरी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो सकता है? जिसमें ऑप्शन नंबर पहला जो दिया है रेटिनॉल, फिर दूसरा जो दिया है एस्कर्बिक अम्ल, फिर तीसरा जो ऑप्शन दिया है थायमीन अम्ल और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल ये सब एक नाम थोड़ा-सा लैटिन नाम होता है, तो आप जानते हैं अजीब तरह से रहेंगे ही। रेनॉल नहीं है, इसका जो सही जवाब होगा वह एस्कर्बिक अम्ल होगा। अब ये नाम हम कैसे पढ़े हैं, किन सब पर आधार पे पढ़े हैं, इनका नाम करने का क्या आधार बनाया गया है, उन सब के बारे में भी चर्चा होगी, बस विस्तृत में ही होगी। हाँ, जो भी प्रश्न होगा आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है? कैंची, हैंडपंप, सरौता। देखिए उत्तोलक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। उत्तोलक चाहे प्राथमिक उत्तोलक हो, चाहे द्वितीयक उत्तोलक है, इन सबको लेकर के प्रश्न हम देख रहे हैं काफ़ी अधिक मात्रा में आ रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उत्तोलक में कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन हो सकता है? कैंची है, हैंडपंप है, सरौता है, चिमटा है। तो इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही होगा? आप बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, द्वितीय उत्तोलक अभी पीछे जस्ट हम लोग चर्चा हुए थे, तो जिसमें हम सरौता बनाए थे, तो स्पष्ट हो ही गया होगा। सरौता आप पीछे अभी जस्ट चित्र के माध्यम से हम बताए भी थे, उसके आलम्ब कहाँ हैं, बल कहाँ लगाते हैं। तो आपके लिए सही जो जवाब होगा, वह सरौता होगा। हुँ? एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए इसका जो अगला पार्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना कर देंगे। हाँ, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का डाउट या प्रश्न हो, तो वह कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हाँ, ठीक है। सभी प्रकार के जितने भी डाउट्स रहेंगे, वह आपके क्लियर होंगे। परीक्षा के पहले आप पूरी तरह से विज्ञान को प्रिपेयर करके ही परीक्षा में बैठेंगे, ये हमारा वादा है। और जो लोग अभी तक विज्ञान से किसी भी प्रकार का प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, तो डोंट वरी, बस आप हमारे क्लास को जॉइन करिए, हमारे चंदन वर्ल्ड क्लासेस से जुड़े रहिए। आप विज्ञान से लेकर के किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ओके, ठीक है? अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।